वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का यानी अतीत से वर्तमान का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी आप लोग कुछ समझिए 1 से लेकर 4 चैप्टर का टेस्ट ही एक तरफ से है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक सब्जेक्ट है आपका अतीत से वर्तमान, बोले तो इतिहास। क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी से है। अगर आप लोग क्लास 8 में या एनसीईआरटी का प्रश्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताते चले बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपका 1764 में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेज के नेतृत्व कर रहा था और मीर कासिम भारत की तरफ से लड़ रहे थे। इसमें बता दें आपको बक्सर के युद्ध में कौन जीता था, तो हेक्टर मुनरो की टीम यानी अंग्रेज जीत गए थे और भारतीय की हार हो गई थी, जो कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक मुख्य इम्पोर्टेंट और युद्ध पूछ देता है क्लास 8 एनसीईआरटी से, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको बता दें प्लासी का युद्ध 1757 में ही हुआ था, जिसमें से मीर जाफर के कारण इसमें भी अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले सवाल नंबर 2, बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। बिरसा मुंडा किससे संबंधित हैं, आपको इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा नागालैंड एवं डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर का रहने वाले थे, आप सभी को पता होगा। इन्होंने एक मुंडा विद्रोह भी चलाया था जो कि 1899 में हुआ था यह क्रांति। तो झारखंड के छोटा नागपुर का रहने वाले थे, वहाँ के लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजा भी करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार नहीं होगा, इसका उत्तर होगा झारखंड। सवाल नंबर 3 है मजबूत या नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मजबूत या शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर नियंत्रित कर लेता है, इसे क्या कहते हैं? यानी आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई मजबूत देश अपने से कमजोर क्षेत्र या देश पर नियंत्रित उसका पूरा शासन व्यवस्था अपना कब्जा में ले लेता है, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इसमें आपको बता दें उपनिवेशवाद इसे कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बता दें आपको एक उदाहरण के तौर पर, हमारा देश आज से कई साल पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो बोल सकते हैं कि भारत जो था ब्रिटिश का उपनिवेश था पहले, 1947 के पहले, लेकिन हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को। आप सभी को पता होगा इससे पहले किसका उपनिवेश भारत था, तो अंग्रेज़ों का। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले, नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। देखिए आपको बताते चले मुंडा विद्रोह, यानी मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से। तो सवाल नंबर 4 है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बता दें 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के इलाके से चलाया गया आंदोलन था, जो कि मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि जिलियांग रंग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी इतिहास में क्लास 8 के, एक जिलियांग रंग आंदोलन है जो कि जनजातीय लोगों आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। तो इसका नेतृत्व पूछा है कौन कर रहे थे, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। वहीं पे जिलियांग रंग आंदोलन का पूछेगा तो इसका होगा जादू नांग। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे कि ताना भगत आंदोलन, ये भी चलाया गया था आदिवासी लोगों के ही द्वारा। आपको बता दें ताना भगत आंदोलन जो चलाए थे वह जतरा भगत, लेकिन गलती से इसमें ताना भगत टाइप हो गया है, तो आप लोग इसका उत्तर समझिए जतरा भगत। सवाल नंबर 7 है जनजातीय क्षेत्रों में किसका अभाव था? यानी जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी थे, उनमें किसका अभाव था? चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला है शिक्षा, दूसरा है मसाला, तीसरा है घर, डी है लकड़ी। तो आप सभी को सोच के भी इसका उत्तर निकल पाएगा। मसाला का तो कमी होगा ही नहीं, घर का तो कमी होगा ही नहीं, और लकड़ी जंगल में रहते थे तो लकड़ी का कमी उनके पास होगा ही नहीं। तो फिर किस चीज़ का कमी था? तो शिक्षा के अभाव थी, जिसके कारण से ये भी अंग्रेज के चंगुल में फंस गए।
यहाँ पर आपको बताते चलें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक कौन था। तो आप सभी इतिहास में पढ़े होंगे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, फिर उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था आ गया। इसमें आपको बता दें लगान वसूलने की एक प्रक्रिया है, व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, जिसमें जमींदार, अंग्रेज का ही जमींदार किसान लोगों से, भारतीय के किसान लोगों से टैक्स वसूल कर राजा को सौंपते थे, जिसमें कुछ अपने पास ही रख लेते थे, जिसके चलते राजा को उतना मुनाफा नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे राजा ने तरकीब सोचा और एक नई व्यवस्था लागू की, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इसमें सीधे जाकर किसानों से ही संपर्क किया राजा ने और बोला कि मुझे कुछ साल में इतना रुपया चाहिए, अगर आप लोग मंजूर करते हैं तो हाँ, नहीं तो आपकी ज़मीन चली जाएगी। तो किसान ने मान लिया, इनके जो बताया गया था, इनका जो फैसला लिया गया था उनको मान लिया किसान, और किसान ही खुद किसानों से टैक्स वसूल कर राजा के पास जमा करने लगे। ये इस प्रक्रिया को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। जिसमें इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था आई, उसमें सेठ महाजन टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो हमसे पूछा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक कौन था, तो इसमें आपको बता दें किसान था, किसान ही टैक्स को वसूलते थे। अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध में कौन हारे थे। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारत के बीच हुआ था, जिसमें से आदिवासी नहीं होगा, अंग्रेज हारे हैं पूछा है। अंग्रेज जीते थे, अंग्रेज भी नहीं होगा। डच तो होगा ही नहीं, डच नीदरलैंड वाले को लोगों को कहा जाता है। यहाँ पर आपको बता दें इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय के बीच हुआ था 1764 में। हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से थे, भारतीय के तरफ से कई थे, लेकिन उनमें से महान क्रांतिकारी मीर कासिम थे, अवध के नवाब भी इसमें शामिल थे। तो आपको बता दें इसमें अंग्रेज लोग जीते थे, जबकि भारतीय की हार हो गई थी। पूछा है युद्ध में कौन हारे थे, तो भारत इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 1757 में। यहाँ पर आपको बताते चले 1757 में एक और इम्पोर्टेंट यूज आपको याद करना है, एनसीईआरटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 8 वालों के लिए, या अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके लिए भी। पूछा है कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था। असहयोग आंदोलन तो होगा नहीं, 2022 में हुआ था 1900। और आपको बता दें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 11 है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1651 में भारत में तो स्थापित किया था, लेकिन कहाँ पर अपना पहला किला बनाया था। तो किला जो बनाया था उसी किला फैक्ट्री को बोलते हैं, जहाँ पर अंग्रेज रहते थे व्यापार करने के लिए या सामान रखने के लिए, गोदाम उसको बोल सकते हैं एक तरह का। तो सबसे पहले पूछा है कि भारत में अंग्रेज कहाँ पर अपना किलाबंदी किया है, यानी कि किला बनाया है। तो इसका उत्तर होगा बंगाल के हुगली नदी के तट पे बनाया है। तो इसका उत्तर होगा बंगाल के हुगली नदी। सवाल नंबर 12 है, 12 नंबर, कि अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। तो शुरू आपको बताएं, अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूलने की 3 प्रक्रिया अपनाई गई थी। पहला महलवाड़ी, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा पहला अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था। जिसमें से रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक एवं टैक्स वसूलने की प्रक्रिया किसान लोग कर रहे थे। महलवाड़ी व्यवस्था में सेठ महाजन या गांव के अमीर व्यक्ति कर रहे थे। वहीं पर अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों का जमींदार ही तहसील रहे थे। तो पूछा है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। किले का नाम नहीं, युद्ध का नाम जी बिल्कुल नहीं, राजा का नाम नहीं। तो यह भू लगान व्यवस्था है। क्या है? भू लगान, यानी कि टैक्स, भू से भूमि और लगान से टैक्स, भूमि कर यानी कि टैक्स वसूलने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बताते चले, अगला सवाल है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मंगल पांडे के द्वारा लड़ी गई थी। क्लास 8 के एनसीईआरटी में है, 5 या 6 चैप्टर में। 1857 में हुआ था यह क्रांति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे इतिहास में। इस युद्ध को आप लोग याद कर लीजिए। 1857 में मंगल पांडे जी के द्वारा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नया नवाब किसको बनाया गया। यानी प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, जो कि मीर जाफर के कारण भारत के सैनिक हार गए थे। इसमें पूछा है कि बंगाल के नवाब किसे बनाया गया। तो बंगाल का नवाब जो मीर जाफर जो था, यहाँ पर आपको बताते चले
शुजाउद्दौला की टीम को शुजाउद्दौला की टीम को रोककर जंगल में ही रख दिया था और बोला था कि नहीं जाना है युद्ध लड़ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। और आपको बता दें जिसके कारण से भारतीयों की हार हो गई। तो इसी कारण से इनका हार मतलब कि हार का कारण बताया जाता है मीर जाफ़र को। और फिर 1757 में जब अंग्रेज़ जीत गए प्लासी का युद्ध, तो उसने सोचा, उसने ज़्यादातर अंग्रेज़ों को दिलचस्पी शासन करने में नहीं था, पैसा कमाने में था। तो इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र को ही नया बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। यानी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को ही बनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर अब अगला सवाल है, भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में अंग्रेजों की फौज रखनी पड़ती थी, इसे किस व्यवस्था के अंतर्गत कहते हैं? मतलब कि भारतीय जो राजा थे, बताया गया कि एक सहायक संधि नीति थी। सहायक संधि में क्या होता है दोस्तों, आप सभी को बताते चले। इसमें जो हारे हुए राजा थे, मतलब अंग्रेज और भारतीय से जो युद्ध होता था, उसमें जो राजा हार जाते थे तो अंग्रेज एक हस्ताक्षर करवाता था कि आप लोग तो युद्ध हार चुके हैं, आपका पूरा शासन व्यवस्था हमारे कब्जे में हो चुका है, लेकिन अभी भी अपना शासन व्यवस्था बरकरार रखने के लिए अभी भी आप अपने क्षेत्र का राजा बने रहेंगे, तभी एक शर्त है। क्या शर्त को मानेंगे? तो उन्होंने कहा जी हाँ मानेंगे। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि आपको हमारे टीम में से एक फौज को यानी एक सेना को रखना होगा, अपने पूरे क्षेत्र में रखना होगा, और वह सेना आप सभी के बीच के खबर को हमारे तरफ पहुंचाते रहेगा, हमारे पास पहुंचाते रहेगा। कि आप शर्त को मंजूर करते हैं? तो उन्होंने हाँ हस्ताक्षर पे साइन कर दिया। तो इसी व्यवस्था को सहायक संधि बोलते हैं, जिसमें से आपको बता दें हैदराबाद के निज़ाम ने सर्वप्रथम यह नीति अपनाई थी, सहायक संधि की नीति। यह भी सवाल पूछता है, लेकिन पूछा है कि भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में अंग्रेज की फौज रखनी पड़ती थी, इसे क्या कहते हैं, कौन सी नीति के अंतर्गत? तो सहायक संधि की। वह जो अंग्रेज रखा जाता था भारतीय क्षेत्र, भारत के राजाओं के क्षेत्र में, उसे अंग्रेज को क्या नाम से संबोधित किया जाता था? रेजिडेंट। किस नाम से? रेजिडेंट। ठीक है। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पर बनाया? तो आपको बता दें मीर कासिम ने मीर जाफ़र के बाद नया बंगाल का नवाब जो मीर कासिम बना था, उन्होंने अंग्रेज़ों को भांप लिया था प्रक्रिया को, वे सता रहे थे उनको भी, लेकिन उन्होंने चालाकी की और बंगाल से अपना जो राजधानी थी वह बिहार के मुंगेर में लेकर चले गए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में लेकर चले गए। तो यानी इसमें मीर कासिम इसका सही जवाब होगा। पूछा सवाल क्या है, देखिए सवाल पूछा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ बनाया? तो मुंगेर बनाया, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किस जनजाति की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसका उत्तर होगा भील। सवाल नंबर 18 है बिरसा मुंडा कहाँ का रहने वाला था? तो आपको बता दें झारखंड के छोटा नागपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 नंबर सवाल है आपके पास, चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, क्लास 8 NCERT हिस्ट्री का है। ऊनी वस्त्र का उद्योग की बहुलता कहाँ पर है? ऊनी वस्त्र अत्यधिक मात्रा में कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी कैसी खेती करते थे? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी द्वारा की जाने वाली खेती का नाम क्या है? इस तरीके से भी सवाल को पूछ देता है। तो इसका उत्तर होगा झूम खेती। झूम खेती में क्या होता था दोस्तों कि पहाड़ी क्षेत्रों में या वन वाले इलाकों में जहाँ पर वन लगा रहता था, तो वहाँ पर आदिवासी लोग वन को काट कर वहाँ की भूमि की सफाई करने के बाद वहाँ पर पूरा खरपतवार हटाकर खेती करते थे। एक बार जब उस पर खेती करके फसल उपजा लेते थे, फिर दूसरा बार वहाँ पर खेती नहीं करते थे, पुनः दूसरी बार घूम घूम कर खेती करते थे। तो इसी को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने रेलवे की शुरुआत कब किया? तो अंग्रेज़ों ने जंगल काट कर लकड़ियाँ बिछाकर रेलवे पटरी बिछाना शुरू किया, तो 1850 में। 22 है कि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को तो हुआ था, इसको स्थापना करने में, अलग राज्य बनाने में किसका मुख्य
मतलब सहयोग था। तो इसमें 2 लोग का मुख्य सहयोग था। पहला जलियांग रंग आंदोलन चलाने वाले जादू नांग, फिर इनको फांसी दी जाती है। तो इसके बाद उनकी बहन जो 14 वर्ष की थी गिंडालियो, फिर इस आंदोलन का नेतृत्व करती है और अंत में जाकर एक जनजाति यानी आदिवासियों का राज्य नागालैंड राज्य का निर्माण हो जाता है 1 दिसंबर 1963 को। तो इसमें जादू नांग भी होगा, गिंडालियो भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर है 23। नील दर्पण क्या है? तो नील दर्पण में आपको बता दें किस तरह से नील दर्पण एक किताब है। सुनिए, नील दर्पण एक किताब है। आपको बता दें इसमें पूरी व्याख्या की गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। इसको बता दें सर्वप्रथम इसके लेखक का नाम अज्ञात था, लेकिन धीरे धीरे पता चला इसके लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे। इसमें क्या था, किताब में कुछ कहानी लिखा था जिसमें आपको बता दें उस कहानी के अंतर्गत ये पता चल पा रहा था कि अंग्रेज लोग किस तरह से जबरन नील की खेती करवाते थे भारत के किसानों से। इस किताब को पढ़ने के बाद ही पता चला किस तरीके से उनकी प्रक्रिया थी कि नहीं, आपको 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करना है। यानी कि आपको बता दें इसमें नील की खेती के दौरान कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। भारतीय किसानों को भूमि बंजर का सामना करना पड़ रहा था, या धान के फसल में उपजाया जाता था पौधा नील का, जिसके कारण से उनके फसल में रुकावटें हो रही थी, उनका धान का फसल नहीं हो पाता था। इस सभी का मतलब जो समस्याएं हैं ये आपको नील दर्पण किताब में देखने को मिलता है, जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नील दर्पण एक प्रकार का किताब है। सवाल नंबर 24। 1864 में वन विभाग का स्थापना किसने किया? तो अंग्रेज ने। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न। नील की खेती करने से किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? किसानों के आय में वृद्धि, यानी किसानों का क्या रुपया बढ़ गया? बिल्कुल नहीं, नील की खेती से और उनके आय में कमी हो गई। उनकी स्थिति क्या हो गई? एक प्रकार से गरीब हो गए। दूसरा है भू लगान माफ कर दिया गया? नहीं, भू लगान उनका माफ नहीं हुआ था। किसानों की स्थिति में सुधार बिल्कुल नहीं हुआ था। डी ऑप्शन है किसानों की दयनीय स्थिति, मतलब कमजोर स्थिति, आर्थिक तंगी स्थिति बोल सकते हैं उनके। किसानों को दयनीय स्थिति हो गई थी नील की खेती करने से। आपको बता दें 3 कठिया व्यवस्था क्या है। 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। टोटल 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा नील का पौधा उगाना पड़ता था, नहीं तो उनका ज़मीन का मालिक अंग्रेज लोग हो जाएंगे। तो किसान लोग मजबूरन में नील की खेती 3 कट्ठा पर करते थे। और एक बार आपको बता दें यह जो खेती हो जाता था तो वहाँ की भूमि बंजर हो जाती थी और वहाँ पर अन्य फसल किसान नहीं उपजा पाते थे, जो कि एक तरह की बहुत ही बड़ी समस्या थी किसानों के लिए। तो ये था NCERT 1 से लेके 4 तक का टेस्ट, और आपको पूरे विश्लेषण के व्याख्या के साथ बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें, और NCERT का ऐसे ही प्रश्न जानना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।